भारत ने मालदीव को 40 करोड़ डॉलर की सहायता और 3,000 करोड़ रुपए की द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय की सुविधा प्रदान की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भविष्य में खतरों से निपटने के लिए नई और नवाचार तकनीकी विकास का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। मेडिसिन क्षेत्र में माइक्रो आरएनए की खोज के लिए वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को नोबेल पुरस्कार दिया गया और जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास लेने की घोषणा की। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने मालदीव को 40 करोड़ डॉलर की सहायता और 3,000 करोड़ रुपए की द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय की सुविधा प्रदान की है। यह सहायता मालदीव को वर्तमान वित्तीय चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। यह निर्णय नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान लिया गया। दोनों देशों ने भ्रष्टाचार को रोकने और उससे निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग सहित 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मालदीव के न्यायिक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच 2 समझौतों का नवीनीकरण भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सहयोग को रणनीतिक दिशा देने के लिए व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी का दृष्टिकोण अपनाया है। आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू करने का निर्णय लिया। लोकल करेंसी में ट्रेड सेटलमेंट पर भी काम किया जाएगा। कुछ दिन पहले मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। आने वाले समय में भारत और मालदीव को यूपीआई से भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने हमेशा मालदीव के लिए प्रथम संकट मोचक की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि मालदीव हमारी पड़ोसी प्रथम नीति और सागर विजन में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर मुइज्जू ने कहा कि वो इस द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते और आर्थिक सहायता प्रदान करने के भारत सरकार के फैसले के आभारी हैं। I am thankful for the Indian government's decision to provide support in the form of 30 billion Indian rupees in addition to $400 million bilateral currency swap agreement, which will be instrumental in addressing the foreign exchange issues we are facing right now. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों और भविष्य के खतरों को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए नए और तकनीकी नवाचार का आह्वान किया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट के 4थे संस्करण का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र को पूरी तरह से मदद देने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मंच है जो रक्षा क्षेत्र के विभिन्न पक्षों को एक साथ लाता है और भारत को रक्षा क्षेत्र में मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी और दोपहर तक परिणाम आने की संभावना है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतगणना के व्यापक प्रबंध किए हैं। आयोग ने रुझानों और परिणामों को बताने के लिए अपनी वेबसाइट www.eci.gov.in पर समुचित व्यवस्था की है। मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर में 873 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। समूचे केंद्र शासित प्रदेश में 20 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। कश्मीर घाटी में मतगणना की तैयारियों के लिए इस समय चलते हैं अपने संवाददाता दिवाकर के पास जो बडगाम में मौजूद हैं। दिवाकर, सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं और मतगणना से पहले लोगों में आप कैसा उत्साह देख रहे हैं वहां पर? विशाल, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, खास करके जो पोल काउंटिंग सेंटर्स हैं उनके आसपास, और पुलिस लगातार गश्ती कर रही है। और जैसा कि आपने बताया कि त्रिस्तरीय जो है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ है, और श्रीनगर और बडगांव के आसपास के इलाकों में जहाँ भी काउंटिंग सेंटर है वहाँ
व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद जी दिवाकर, लगता है दिवाकर से हमारा संपर्क कट गया है। अब अनंतनाग जिले में हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या तैयारियां हैं वहां पर चुनाव मतगणना को लेकर के। सुशील, अनंतनाग में किस तरीके का राजनीतिक माहौल आप देख रहे हैं और विधानसभा चुनावों में प्रमुख सीटें और उम्मीदवारों के बारे में आप हमें कुछ बताइए। देखिए विशाल, मैं इस वक्त अनंतनाग में हूं और शाम से हम अनंतनाग के तमाम हिस्सों में घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, खासतौर पर युवाओं से बात कर रहे थे। और आपको बताएं कि मौसम इस वक्त भले सर्द है, लेकिन सियासी टेम्परेचर या राजनीतिक माहौल, राजनीतिक पारा जिसे कहें, वो बेहद गर्म है। युवाओं में खासतौर पर कल होने वाले जो मतगणना है उसको लेकर के काफी उत्साह है और सभी लोग जो 10 साल बाद ये मौका आया है, जो उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन किया है इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में, उसको लेकर के बहुत उत्साहित हैं। और कुछ पोस्ट जो जिसे कहा जाए कि राजनीतिक हलकों में और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी कल को लेकर के कुछ अपनी पोजीशनिंग कर रही हैं। आज जो दिन भर के बयान आए उसमें भी ये इंडिकेशन मिल रहा है कि सभी राजनीतिक पार्टियां जो है सभी विकल्पों पर विचार कर रही हैं। अगर प्रमुख उम्मीदवारों की हम बात करें तो वादी में उमर अब्दुल्ला, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो बडगाम और गांदरबल जो असेंबली हल्के हैं वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी किस्मत का फैसला कल होगा। सज्जाद गनी लोन जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हैं वो भी 2 सीटों से, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा से लड़ रहे हैं। और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ये बटमालू से हैं, ये चुनाव मैदान में। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है इल्तिजा मुफ्ती का, जो कि बिजबहरा से, अनंतनाग की ही सीट है, वो वहां से चुनाव मैदान में है। और हम सब जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती की वो बेटी है, मुफ्ती खानदान को रिप्रेजेंट कर रही हैं और वो इस चुनाव में पहली बार हिस्सा ले रही हैं। जी सुशील जी, हाँ हेलो जी सुशील, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 22 जिलों में 90 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं रोहतक में मौजूद हमारे संवाददाता अनुपम के पास। अनुपम, कल परिणामों का दिन है, क्या तैयारियां की गई हैं मतगणना की वहां पर? जी विशाल, जैसे कि आपने बताया कि गिनती की शुरुआत डाक मतपत्रों से होगी। दिव्यांगजनों, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, सुरक्षा कर्मियों और अति आवश्यक सरकारी कर्मचारियों ने डाक पत्रों से मतदान किया है। अगर हम देखें तो मतगणना केंद्रों से शुरुआती रुझान दोपहर तक आने की उम्मीद है। हरियाणा में शनिवार को 67.9% मतदान हुआ था, जहां सत्तारूढ़ भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस 1 दशक के लंबे अंतराल के बाद वापसी की कोशिश कर रही है। इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन और जननायक जनता पार्टी आजाद समाज गठबंधन को उम्मीद है कि वे एक अच्छी टक्कर देंगे और नए सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विशाल जी, धन्यवाद अनुपम इस जानकारी के लिए। और अब रेवाड़ी में हमारे संवाददाता इस समय मौजूद हैं सकलेन। सकलेन, रेवाड़ी में किन प्रमुख उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने वाला है कल? जी सकलेन। लोक निर्णय, जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के चुनावी परिणाम कल 8 अक्टूबर सुबह 9 बजे से। मतगणना की पल पल की खबर, हर सीट की सटीक जानकारी, संवाददाताओं से ताज़ा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण। आकाशवाणी गोल्ड सहित अन्य फ्रीक्वेंसीज पर सुनिए लोक निर्णय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वामपंथी नक्सलवाद से प्रभावित सभी राज्य कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री शाह ने कहा कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए एक बार सभी का पूरी ताकत से जुटना आवश्यक है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में वामपंथी नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आज किसानों और किसान संगठनों के साथ बैठक में कहा कि सरकार देश में कृषि प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है। किसानों के हित में पिछले दिनों लगातार अनेकों फैसले किए गए, जैसे कृषि विकास योजना में ऐसी कई चीजों पर काम हुए, लेकिन कई चीजों को होने की जरूरत है। तो उन्होंने कई चीजें, फसल बीमा योजना सहित अनेकों चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है और हम पूरी गंभीरता से इन समस्याओं के समाधान के प्रयत्न करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश लंबरदार ने आकाशवाणी को बताया कि श्री चौहान ने किसानों की सभी बातें सुनी और उनका समाधान निकालने का आश्वासन भी दिया।
MSP पे, सौर ऊर्जा पे, भावांतर किसान योजनाओं पे, काफी योजनाओं पे बात की। पानी का सिस्टम है, सिंचाई विभाग है, हर मुद्दे पर बात हुई है और माननीय मंत्री जी ने बड़े ध्यान से सुनने का काम किया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश की स्वास्थ्य प्रणाली ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज UHC हासिल करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और आवश्यक सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 12 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय आने वाले दिनों में 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री पासवान ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के दौरान मूल्यवर्धन सुनिश्चित करते हुए अपशिष्ट को कम करने के लिए 50 विकिरण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात भारतीय UPI और UAE की AANI को एक दूसरे से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। इससे संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे 30 लाख से अधिक भारतीयों को लाभ होगा। श्री गोयल ने मुंबई में बताया कि UAE ने भारत में फूड पार्क स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है और इनमें अगले 2-2.5 वर्ष में तकरीबन $2 अरब का निवेश होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऋषभ शेट्टी को कन्नड़ फिल्म कांतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। नित्या मेनन को तमिल फिल्म थिरुचित्राम्बलम के लिए और मानसी पारेख को गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक कोयला खदान में हुए विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। यह घटना सुबह भदुलिया कोयला खदान में विस्फोट की तैयारी के दौरान हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कल चेन्नई में हवाई प्रदर्शन के दौरान मारे गए दर्शकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और लोगों की जान अत्यधिक गर्मी और चिकित्सा कारणों से गई। घरेलू शेयर बाजार लगातार आज छठे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 638 अंक की गिरावट के साथ 81,050 पर और निफ्टी 218 अंक कम होकर 24,795 पर बंद हुआ। माइक्रो RNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। माइक्रो RNA एक मौलिक सिद्धांत है जो ये तय करता है कि जीन गतिविधि को कैसे नियंत्रित किया जाए। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक और 2015 एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने वाली वे पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी। 2016 में रियो ओलंपिक में वे चौथे स्थान पर रही थीं। सरकार के प्रमुख के रूप में 23 वर्ष पूरा करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि इन वर्षों में जो सीखा उससे राष्ट्र ने अनेक नई पहल की जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया में इस अवसर पर आशीर्वाद और शुभकामना के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने मालदीव को $40 करोड़ की सहायता और 3,000 करोड़ रुपए की द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय की सुविधा प्रदान की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भविष्य में खतरों से निपटने के लिए नई और नवाचार तकनीकी विकास का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। मेडिसिन क्षेत्र में माइक्रो RNA की खोज के लिए वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा और जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास लेने की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।